आज हम बात कर रहे हैं किसकी? मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इसकी जरूरत क्या है, समझ रहे हो? देखो, हमारे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं वो पहले किसी भी देश के आर्थिक विकास को किससे मापते थे? राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से क्या निकल जाती है? पर कैपिटा इनकम निकल जाती है, प्रति व्यक्ति आय। तो उसी से मान लिया जाता था कि इस देश की प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छी है तो लोगों का रहन सहन सब कुछ ठीक ही होगा और ये देश क्या है? आर्थिक रूप से विकसित देश है। समझ गया ना? लेकिन वो परंपरागत जो तरीके थे उनमें वास्तविकता नहीं होती थी, क्योंकि उनमें यह होता था कि देश में जो बहुत अधिक पैसा कमाने वाले लोग हैं या जिनके पास बहुत अच्छी क्या इनकम है, वो भी उसी वर्ग में औसत में आ जाते हैं जो बहुत ही निम्न वर्ग में है। कहने का मतलब यह है कि अडानी अंबानी की आय भी कहाँ? वही काउंट होगी जहां सड़क पर एक भीख मांगने वाले व्यक्ति की होती है। औसत आय तो ऐसे ही निकलती है। तो इससे रियल में ये पता नहीं चल पाता है कि मानव की वास्तविक जीवन यापन की स्थितियां कैसी है। समझ गया ना? तो उससे परे आजकल आर्थिक विकास के जो मापक हैं उन्हें हम आधुनिक मापक बोलते हैं। तो उसमें मानव विकास सूचकांक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। और हर साल आप पढ़ते होंगे इसे, मानव विकास रैंक में ये देश इतने स्थान पर है, भारत की रैंकिंग इतनी है। समझ गया ना? तो हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि एक चीज तो हम ये समझ गए कि क्या ये आर्थिक विकास का मापक है, जो वास्तविक मापक है, केवल औसत आंकड़ों पर नहीं होता है बल्कि जीवन स्तर के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद इसे तैयार किया जाता है। दूसरी चीज यह है कि ये बनाया किसने या इसका इतिहास क्या रहा है। तीसरी चीज यह है कि ये बनाया कैसे जाता है, जिसे आप रैंकिंग बोलते हो, वो रैंकिंग तय कैसे की जाती है। तो हम इन दो तीन बातों को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर मानव विकास रिपोर्ट होती क्या है। ठीक है? तो जब मानव विकास रिपोर्ट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके इतिहास को अगर हम देखें, इतिहास को हम देखें तो ये मानव विकास रिपोर्ट जो तैयार की वो की यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ गया ना? संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कार्यक्रम। समझ गया ना? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया भर में विकास के लिए जो जो काम कर रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। शांति और सुरक्षा के कारक केवल युद्ध ही नहीं है, उनकी जड़ भी तो है। क्योंकि युद्ध होते क्यों है बताओ? असमानताओं के कारण। समझ गया ना? वो असमानताएं आपके किस में जन्म लेती हैं? आर्थिक अभाव में जन्म लेती हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है। समझ गया ना? अगर कोई व्यक्ति गरीब है, बेरोजगार है, समझ गया ना, तो वो संभवतः अपने जीवन यापन के लिए अनुचित कार्य करना भी शुरू कर देगा। समझ गया ना? तो इसीलिए आपका यूएनडीपी का ये उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में, समझ गया ना, एक ऐसा विकास कार्यक्रम चलाया जाए जो क्या हो? आपका सस्टेनेबल हो, धारणीय हो। कहने का मतलब है कि लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम उन्हें सक्षम बनाए। अब सक्षम कैसे बनेंगे बताओ? जब लोग शिक्षित होंगे, रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, समझ गया ना, आर्थिक असमानताएं कम होंगी, गरीबी का निवारण होगा। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन काम करता है। तो उसकी इस काम को करने वाली शाखा को क्या बोला जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है? इसके एक अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के थे, महबूब उल हक। महबूब उल हक। इन्होंने पहली बार 1990 में मानव विकास रिपोर्ट तैयार की थी पूरी दुनिया की। समझ गया ना? पूरी दुनिया के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। तो किसने बनाया? यूएनडीपी ने। और स्पेशली अगर उस अर्थशास्त्री का नाम पूछे कि कौन थे वो व्यक्ति, तो वो कहां के थे? पाकिस्तान के, महबूब उल हक। ठीक है? इन्होंने बनाए थे पहली मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है? तो मानव विकास रिपोर्ट में यह माना गया कि क्या प्रति व्यक्ति आय को ही दुनिया भर के लिए क्या विकास का एक आयाम मान लिया जाए, या राष्ट्रीय आय को ही, या फिर वास्तविक रूप से उस देश के नागरिकों के जीवन स्तर, जो उनका रहन सहन है, जीवन प्रत्याशा क्या है उनकी,
समझ गया ना, और उसके अलावा शिक्षा का स्तर क्या है, इन सब आयामों को भी लिया जाए। क्योंकि विकास केवल ये नहीं कि लोगों के पास क्या औसतन देश के पास पैसा ज्यादा हो गया, और पैसे के हिसाब से भारत का मापन किया जाए तो मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि भारत क्या है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आकार की अर्थव्यवस्था कौन है, भारत है। तो भारत फिर मानव विकास में क्या इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, समझ गया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आय की असमानताएं बहुत ज्यादा है, समझ गया ना, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, आय बहुत ही कम है, समझ गया ना, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है पर लोग भी तो ज्यादा हैं। एक देश है उसके पास हमसे आधा पैसा है, लेकिन जनसंख्या हमारी क्या 1% भी नहीं है। 2 करोड़ आबादी वाला मान लो कोई देश है, समझ गया ना, उसकी इकोनॉमी मान लो क्या 1 ट्रिलियन है, समझ गया ना, हम 141 करोड़ हैं और हमारी 3 ट्रिलियन है, समझ गया ना। तो कहने का मतलब है कि हमें पहुंचता कितना है, कम पहुंचता है। ऐसा ही है जैसे एक परिवार में मान लो 5 लोग हैं, उस परिवार की आय 50,000 है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई 10,000। ठीक है, एक परिवार में आपके क्या 20 लोग हैं, लेकिन उसकी आय है कितनी 80, कितना है 80,000, उस परिवार की आय कितनी है 80,000। अब ये बताओ 50,000 आय वाले परिवार की प्रति व्यक्ति आय तो 10,000 थी, लेकिन 80,000 जिसकी ज्यादा है उस परिवार से, 50,000 परिवार से कितनी अधिक हुई, 30,000 अधिक हुई ना, उसकी 80,000 है, समझ गए ना, लेकिन लोग कितने हैं 20, तो पर कैपिटा इनकम क्या हुई 4,000 मात्र हुई या नहीं, वैसा ही भारत का है। ठीक है, तो यहां पर प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो प्रति व्यक्ति पर खर्च करने की क्षमता भी तो कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ही तो ये निश्चित करेगी कि कौन कैसे स्कूल में जाएगा, कहां तक पढ़ाई कर सकता है, पढ़ाई में उसके औसत वर्ष क्या होंगे, समझ गया ना, कोई बीमार होता है तो उसके इलाज करने का स्तर क्या होगा, घर में साफ सफाई का स्तर क्या होगा, समझ गया ना, क्योंकि जीवन प्रत्याशा किससे बढ़ती है, स्वास्थ्य के अच्छे इंतजाम से बढ़ती है, स्वच्छता से बढ़ती है, समझ गया ना, जीवन के प्रति जो आपके अवेयरनेस है उससे जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, समझ गया ना। मतलब प्रति व्यक्ति जो क्या है औसत जीवन है वो तभी बढ़ेगा जब उस देश का स्वास्थ्य का ढांचा बहुत अच्छा होगा, समझ गया ना, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी। जन्म के समय बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है आज भी हमारे देश में, समझ गया ना, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, फिर बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तब मृत्यु हो जाती है, समझ गया ना, और उसके बाद लोगों की क्या कई सारे संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है, समझ गया ना, क्योंकि प्रबंध नहीं है। और संक्रामक रोग फैलने के लिए कारण क्या होते हैं, दूषित वातावरण, तो स्वच्छता भी एक कारण है जीवन प्रत्याशा तक, है या नहीं है। शिक्षा में लोगों का कि प्राइमरी में कई लोग एडमिशन लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, कई लोग माध्यमिक में छोड़ देते हैं, कई लोग क्या उच्च शिक्षा ले ही नहीं पाते हैं। तो औसत पढ़ाई के वर्ष कितने हैं, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो लोगों का रहन सहन अच्छा होगा, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छे साधन होंगे, पोषण का स्तर अच्छा होगा, खान पान ठीक होगा, समझ गया ना, सर्दी गर्मी इन सारे मौसमों से लड़ने के लिए या उससे सुरक्षित रहने के लिए उनके इंतजाम अच्छे होंगे। तो वही आपका उन सभी चीजों को आधार बनाया जाए इसमें, समझ गया ना। तो मानव विकास रिपोर्ट जब तैयार की गई तो इसमें आपके 3 सूचकांक बनाए गए। ठीक है, पहला सूचकांक था जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या हो गया, औसत जीवन। हमारे देश में औसत जीवन कितना है, अभी तो घट गया है, नहीं तो ये होता था 69.7 वर्ष, यानी कि 70 वर्ष के आसपास हमारे देश में औसत आयु है, समझ गया ना। कोई व्यक्ति 90 साल जीता है तो कोई 85 साल भी जी रहा है। औसत कितना हो गया, कितना हो गया, अभी ये घट गया है 67.6 आ गया है ये घट करके, जिस समय आपका ये कोरोना महामारी फैली 2 साल, समझ गया ना। तो इसके कारण से हमारी जीवन प्रत्याशा थोड़ा घटी है भारत की। ठीक है, तो ये जीवन प्रत्याशा है भारत की। ठीक, दूसरा शिक्षा सूचकांक, एक तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक हो गया, दूसरा क्या हुआ शिक्षा सूचकांक, तीसरा क्या हुआ, तीसरा आपका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक है, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार होता है उसके 3 क्या है पर्टिकुलर सूचकांक है, इन तीनों के स्तर अच्छे हैं तो मानव विकास रिपोर्ट क्या कहलाएगी,
अच्छी कहलाएगी, मध्यम स्तर की है तो मध्यम कहलाएगी, निम्न स्तर की है तो निम्न कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें जो आपका जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा किसी भी देश की कब उच्च होगी बताओ? जब उस देश का स्वास्थ्य का ढांचा बहुत ठीक ठाक होगा, लोगों को छोटी छोटी बीमारियों में मरना ना पड़े, यानी कि वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या हैं? अच्छी हैं। समझ गया ना? दूसरा क्या है? स्वच्छता, स्वच्छता भी तो होनी चाहिए, क्योंकि संक्रामक रोग तो किससे फैलते हैं? दूषित वातावरण से फैलते हैं। समझ गया ना? तीसरा क्या है? जो आपके मानव जन्म है, समझ गया ना, उस समय प्रसव आदि की सुविधाएं क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। समझ गया ना? मानव पोषण यानी कि पोषाहार व्यक्ति का क्या होना चाहिए? अच्छा। इन सब चीजों को लिया जाता है किसमें? जीवन प्रत्याशा में। स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, पोषण है, ये सब किसमें आ जाते हैं? जिनके यहाँ स्वास्थ्य अच्छा होगा, समझ गया ना, जिनका क्या पोषण का स्तर अच्छा होगा, जिनके यहाँ क्या स्वच्छता का स्तर अच्छा होगा, उस देश की जीवन प्रत्याशा क्या होगी? ज्यादा। जैसे जापान है, वहां स्वास्थ्य का ढांचा भी अच्छा है, सेवाओं का, दूसरा स्वच्छता भी है, तीसरा खान पान भी अच्छा है लोगों का। समझ गया ना? क्योंकि जापान की आबादी कम है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पैसा भारत से ज्यादा है लेकिन लोग भारत के 1/4 भी नहीं है। समझ रहे हो? तो वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी ना, तो सीधी सी बात है क्या, जीवन प्रत्याशा उनकी अच्छी है। शिक्षा में क्या मापा जाता है? औसत वर्ष। शिक्षा में औसत वर्ष कितने बिता रहे हैं? अब मान लो आपके देश में, समझ गया ना, 5वीं से पहले अधिकतर लोग स्कूल छोड़ दे रहे हैं, 10वीं से पहले अधिकतर लोग स्कूल छोड़ दे रहे हैं, समझ गया ना, और कुछ ही लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, तो औसत क्या आएंगे? 8 वर्ष, 10 वर्ष आएंगे। तो 8 वर्ष 10 वर्ष स्कूल में बिताने का मतलब क्या, 8वीं पास तो करोगे। अब जिस देश में क्या व्यक्ति अधिकतर लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहां क्या होगा? स्कूल में बिताए गए या शिक्षा के लिए बिताए गए वर्ष क्या होंगे? ज्यादा होंगे। होंगे या नहीं होंगे? समझ गया ना? जैसे क्या, मान लो अमेरिका है या नॉर्वे है या स्विट्जरलैंड, जो उच्च स्तर में रहते हैं, उन देशों में क्या होता है? लगभग हर व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। वहां पर नामांकन की दर तो 100% है ही, वो मेंटेन भी रहता है ऊपर तक। ठीक है, हमारे देश में क्या है? नामांकन दर तो हमने बढ़ा दी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, समझ गया ना? सर्व शिक्षा अभियान किसका है? इसी का है, यूएन का ही है वो। समझ गया ना? उसे एजुकेशन फॉर ऑल कहा जाता है। समझ गया ना? सबके लिए शिक्षा था वो। भारत में उसे किस नाम से लगाया गया? सर्व। सर्व शिक्षा से क्या हुआ? भारत में नामांकन की दर तो बढ़ गई, मतलब लोगों ने एडमिशन लेना तो शुरू कर दिया स्कूल में, लेकिन उसमें से कितने लोग 5वीं पास करने के बाद 6ठी में भी स्कूल गए? कितने लोग 8वीं पास करने के बाद 9वीं में भी स्कूल गए? कितने लोग 10वीं पास करने के बाद 11वीं में भी स्कूल गए? और कितने लोग 12वीं पास करने के बाद उसके बाद उच्च शिक्षा में भी गए? ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना, क्योंकि भारत में ये दर बहुत तेजी से गिरती है। हाई स्कूल पास करने के बाद बहुत कम हो जाएगा इंटर में नामांकन, और इंटर के बाद तो बहुत ही, ये समझ लो कि क्या, उसमें 60-70% की गिरावट आ जाती है भारत में। समझ गया ना? तो इसका मतलब ये है कि भारत में उच्च शिक्षा नहीं होने के कारण औसत शिक्षा के वर्ष क्या हो जाते हैं? कम। नामांकन बढ़ने से थोड़ा तो बढ़ गया एवरेज, लेकिन वो एवरेज अभी नहीं आ पाया। जबकि जो आपके एचडीआई में ऊपर रैंक वाले होंगे, उनके हर किसी व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा भी है, यानी कि औसत शिक्षा में बिताए गए वर्ष उनके क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें सब चीज लिया जाता है, प्राइमरी में नामांकन से लेकर के कहां तक। हाँ, जैसे हमारी जनगणना में तो केवल साक्षरता ही ली जाती है ना। अब साक्षर तो आप हर उस व्यक्ति को कह सकते हो जो क्या 7 साल से अधिक आयु का है और किसी एक भी भाषा को पढ़ या लिख सकता है, उसे हम साक्षर कह देते हैं। पढ़ लेता है और उसमें लिख लेता है। और हमारे यहाँ तो जो सिग्नेचर कर लेता है उसे साक्षर मान लिया जाता है। मान लिया जाता है या नहीं? जो अपने दस्तखत कर सकता है, अंगूठा नहीं लगाता, तो उससे शिक्षा का मापन थोड़ी होता है। यहाँ शिक्षा रियल, मतलब जो वास्तविक रूप से शिक्षा है, उसमें कितने समय या कितने वर्ष प्रति व्यक्ति बिता रहे हैं, वो नोट किया जाता है। तीसरा है क्या? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का मतलब है, मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो पर कैपिटा इनकम अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय में आप अपनी देश की जनसंख्या का भाग दोगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय अच्छी होने से क्या होता है? जीवन स्तर उच्च हो जाता है व्यक्ति का। समझ गया ना? उसके पास अच्छा पेयजल होगा, ट्रांसपोर्ट के साधन होंगे, उसके पास बिजली व्यवस्थाएं होंगी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे, संचार के साधन अच्छे होंगे, अच्छे घर में रह रहा होगा,
सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए अच्छे कपड़े पहन रहा होगा, समझ गया ना। तो जीवन स्तर उसी से उठता है, समझ गया ना। तो प्रति व्यक्ति आय ये दर्शाती है कि व्यक्ति का जीवन स्तर क्या होगा। जीवन स्तर क्या होगा? जीवन स्तर का मतलब क्या है? जीवन स्तर का मतलब क्या है? व्यक्ति का क्या लाइफ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड उठ रहा है या नहीं। स्टैंडर्ड किसे मानते हो आप? जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, समझ गया ना, उन क्षेत्रों में भी प्रवेश करने लगता है जो व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाते हैं, उसी को हम लाइफ स्टैंडर्ड बोलते हैं। यानी कि क्या? जीवन स्तर। और जीवन स्तर हमेशा कब उठेगा? जब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी। आपके घर में मान लो, एक उदाहरण से समझा रहा हूं, आपके पिताजी को 20,000 सैलरी मिलती है और 5 लोग आपके घर में टोटल सदस्य हैं। आप 3 भाई बहन हो और 2 माता पिता आपके, और तीनों आप स्कूल जाते हो। तीनों पर आपके पिताजी का खर्च इतना हो जाता है कि 20,000 रुपए की आय के बाद उन्हें कोई बचत नहीं हो पाती। इसीलिए वो अपने ऑफिस क्या जाते हैं? साइकिल से जाएंगे, क्योंकि उसमें तेल नहीं भराना पड़ता ना, या पैदल चल करके जाएंगे, या किसी टैक्सी से टिकट दे करके जाएंगे या नहीं। अब अगर आपके पिताजी की इसी आय को 30,000 कर दिया जाए तो 20,000 में वो अपनी जरूरतें तो पूरी कर रहे थे, इनकम बढ़ने के साथ उनकी जरूरतें थोड़ा बढ़ सकती है, 22,000 हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो 8,000 रुपये मंथ क्या करेंगे? बचाएंगे। तो 1-2 साल बाद वो बाइक ले पाएंगे या नहीं? तो वो क्या कर लेंगे? अगले साल से अपना आना जाना ऑफिस किससे करने लग जाएंगे? बाइक से। अगर यही आय उनकी 1 लाख कर दी जाएगी तो कीपैड फोन की जगह क्या ले आएंगे? वो स्मार्टफोन ले लेंगे या नहीं? और जो बाइक थी उसकी जगह क्या ले लेंगे? कार। क्योंकि बाइक में दिक्कत होती है, ठंडियों में आपके हवा है, बारिश के दिन भीगना है, दिक्कतें हैं ना, लेकिन कार उस समस्या का समाधान है। लेकिन कब? जब उनकी क्या इनकम ज्यादा होगी, तभी तो कर पाएंगे, समझ गए ना। तो इससे समझिए कि जब भी व्यक्ति का क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उसका लाइफ स्टैंडर्ड चारों तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वो तब बढ़ता है जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। तो इन तीनों चीजों को आधार माना जाता है क्या? जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा को और जीवन स्तर को। किसका? तो कितने आयाम है इसके? 3 आयाम। ठीक है। अब रैंकिंग कैसे तय की जाती है देख लो। इनमें जो रैंकिंग तय होती है 0 से 1 के मध्य, 0 से 1 के मध्य। जीरो से 1 के मध्य। ठीक है। देखो, इसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। 0 से 0.499 तक। ठीक है। इसको बोलते हैं हम निम्न स्तर। क्या बोलते हैं? निम्न स्तर। ठीक है। 5 से लेकर के 0.5 से 0.799 तक हम क्या मानते हैं? मध्य विकास। ठीक है। और 0.1 से लेकर के 1 तक क्या मानेंगे? उच्च विकास। अब जिसके देश की परफॉर्मेंस तीनों में बहुत बेहतरीन होगी वो कहां आएगा? इसमें। जिस देश की परफॉर्मेंस इन तीनों में क्या होगी? बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन मध्यम हो रही होगी, बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, एक स्तर प्राप्त कर लिया होगा, जैसे भारत है। भारत कहां है अभी? भारत है 0.633 में, यानी कि किस में आता है? इन दोनों के बीच आ रहा है ना कहीं। तो भारत का विकास क्या है अभी? मध्यम विकास। विकसित नहीं हुआ है भारत, और ना ही बहुत ही क्या निर्धन रह गया है। भारत विकासशील की श्रेणी में है वैसे भी, तो ये भी दर्शाता है इस बात को। ठीक है। और जैसे आपका क्या, जो जिनका बहुत ही निम्न है, जहां आज भी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए ही लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जहां लोगों को, समझ गया ना। आवास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है लोगों को, बहुत तकलीफें हैं, समझ गया ना। उन देशों को कहां रखा जाता है? निम्न स्तर। ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक में रैंक तय होती है 3 आधारों से, जिनके ये 3 के 3 बैलेंस होकर के बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, वो यहां आएगा उच्च विकास में। जिनके 3 के 3 कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है,
समझ गया ना, और उनका स्तर इतना ऊंचा नहीं है अभी भी, समझ गया ना। जैसे भारत जीवन प्रत्याशा में पिछड़ रहा है। पिछली बार 2020 में भारत की मानव विकास रिपोर्ट में जो आपका भारत को अंक मिले थे वो मिले थे कितना, 0.645, ठीक है। इस वजह से भारत की रैंक थी 130, ठीक। इस साल 22 में रैंक क्या आ गई है भारत की, 132। अब मैंने क्या बोला, भारत जीवन प्रत्याशा में पिछड़ा है, 69.7 से 67.6 हो गई है, घटी है जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा किस वजह से घटी, स्वास्थ्य कारणों से। चाहे लोगों की मौत कोरोना से हुई या दुनिया किसी अन्य वजह से हुई, लेकिन वो स्वास्थ्य के ढांचे पर ही तो है। स्वास्थ्य का ढांचा अच्छा होता तो लोगों को समय पर ऑक्सीजन मिल पाती, समय पर एंटीबायोटिक दवाइयां मिल पाती, या जो भी उस समय प्रयोग की जा रही थी, समझ गया ना, तो शायद अधिक लोगों की जान बच पाती। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की मौत इस वजह से हो गई कि उन्हें ऑक्सीजन समय पर मिल नहीं पाई। तो वो कहीं ना कहीं किस पे निर्भर करती हैं, स्वास्थ्य के अच्छे ढांचे पर। हॉस्पिटल नहीं थे, बहुत सारे लोगों को बेड नहीं मिल पाए हॉस्पिटल में, समझ गया ना। तो कहीं ना कहीं उसने भारत का स्तर क्या कर दिया, गिरा दिया। दूसरा कहां गिरा, शिक्षा में। 2 साल स्कूल बंद रहे, बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, इसलिए गिरा। ये भारत के साथ ही नहीं हुआ, दुनिया में और देशों की भी क्या हुआ, अंक गिरे हैं, समझ गया ना। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए अंक गिरना बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम लोग कहाँ है, मध्यम श्रेणी में। अगर यहाँ गिरे तो कहाँ चले जाएंगे, निम्न में चले जाएंगे, समझ गया ना। क्योंकि हम बहुत दूर नहीं गए हैं, 5 तक तो क्या है, 5 तक क्या है, निम्न ही है ना। हम 6 में ही तो लाई कर रहे हैं। अब जो ऑलरेडी 9, 9.5, 8.5 में पहुंच चुका है, उसमें गिरावट होगी भी तो थोड़ी सी होगी, फिर भी उसका स्तर क्या, ठीक ठाक ही रहेगा, समझ गया ना। जहां हम पूरा जोर इसलिए लगा रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, समझ गया ना, वहां अगर क्या स्कूल ना जाने की कोई वजह मिल जाए तो वहां स्थिति बहुत खराब हो सकती है ना। अब वहां यह है कि आदमी क्या, चलो उच्च शिक्षा में उसने 1 डिग्री ले ली थी, दूसरी नहीं ली, यही तो होगा कि उच्च शिक्षा में 1 डिग्री ले रखी है, अब वो दूसरी नहीं ले पा रहा है किसी वजह से। लेकिन एक तो है, हमारे यहाँ डिग्री तो दूर की बात है, नामांकन के लाले पड़ जाएंगे, समझ गया ना। समस्या ये है, इसलिए क्या, ये जो इसका प्रभाव है ये मध्यम आय वाले देशों में सबसे ज्यादा दिखाई दिया, समझ गया ना। इसीलिए उनकी रैंक गिरी भी, ठीक है। श्रीलंका की रैंक अभी भी ठीक है, परंतु अब गिरेगी, क्योंकि उसके आर्थिक हालात बहुत खराब चल रहे हैं। आर्थिक हालात खराब चलेंगे तो स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं जुटा पाएगी सरकार, शिक्षा के लिए पैसा नहीं जुटा पाएगी सरकार, पर कैपिटा इनकम क्या होगी, कम होगी, और अचानक से श्रीलंका अब गिरना शुरू हो जाएगा। नहीं तो 73 रैंक थी, हमारे दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अच्छी रैंक होती थी उसकी, ठीक है। लेकिन अब उसकी स्थिति क्या होने वाली है, गंभीर होने वाली है, क्योंकि अभी तक कितने देशों में होता है ये रैंकिंग, 191 राष्ट्रों में जारी की जाती है। अब मैं आपको मैप से दिखाता हूं कि इसका स्तर कहां कहां कैसा है। ठीक है, ये यूएनडीपी का क्या है, मानव विकास रिपोर्ट का मैप है। हमने यहां पर 3 अलग अलग कलर देख रहे हो दुनिया में, समझ गया ना। 3 अलग अलग जो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं ना इस मैप पे, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। बाकी अंटार्कटिका में तो जीवन है नहीं, आपको पता है वो क्या है, निर्जन द्वीप है ना। हाँ, तो इनमें जिनमें जीवन है, इन महाद्वीपों में देख लो, आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो ये वाला एक जैसा कलर दिख रहा है आपको, काला या ग्रे कलर का, डार्क ग्रे जो कलर दिख रहा है ना, इस कलर की विशेषता आपको दिख रही होगी कि कहां कहां ज्यादा नजर आ रहा है, ये बताओ, ये कहां कहां आपको बेहतर नजर आ रहा है। देखो, ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोप, उत्तर अमेरिका। ये देश अमीर है या नहीं है, इनका मानव विकास रिपोर्ट हमेशा क्या रहता है, उच्च रहता है। यानी कि ये जो है ये कहां है, कहां लाई कर रहे हैं, 7.8 सॉरी 0.8 से 1 के बीच लाई कर रहे हैं ये सब, जो आपको ये कलर नजर आ रहा है। अब देख लो, मोस्ट जो यूरोपियन कंट्रियां हैं इसी में, इक्का दुक्का होंगी यूरोप में। देखो ये जिन देशों के थोड़ा हालात खराब हैं,
बाकी पूरा यूरोप है। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका देख लो, कनाडा, यूएसए दोनों, और कुछ पनामा वगैरह देश यहाँ, ठीक है। यहाँ नीचे भी आपका ये जो आपका क्या है, चिली और अर्जेंटीना, ये भी क्या है मानव विकास रिपोर्ट में उच्च स्थान पर है। अफ्रीका में एक भी देश नहीं है, अफ्रीका की हालत बहुत खराब है, समझ गया ना। ये देखो सऊदी अरब और यमन, कतर है, कुवैत है, क्योंकि इन देशों के पास आय के संसाधन बहुत अच्छे हैं और उसके आधार पर इन्होंने अपनी ढांचागत सुविधाएं भी बहुत शानदार बना ली है, इसलिए इनको, इनका रंग कैसा दिखाई दे रहा है, यूरोप का जैसा दिखाई दे रहा है। इधर कौन है देखो, ये थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, समझ गया ना। ये देश कैसे दिख रहे हैं आपको, उच्च दिख रहे हैं ना। यहां कौन है फिर बताओ, दक्षिण कोरिया है और जापान है, समझ गया ना। तो आप ये मान लो कि यूरोप का हर देश कहां है, उच्च विकास में। उत्तर अमेरिका में कौन है बताओ, हाँ उत्तर अमेरिका में यूएसए है, कनाडा है, पनामा है या नहीं है, समझ गया ना। यहां कौन दिख रहा है आपको, ये अर्जेंटीना और चिली, ठीक है। एक आध देश इनके द्वीपीय भी है उत्तर अमेरिका के, और ये आपका सूरीनाम है, समझ गया ना। और इधर आपके क्या, पश्चिम एशियाई देशों में सऊदी अरब या खाड़ी से लगते हुए जो देश है, समझ गया ना, उसमें भी सभी नहीं है, इराक नहीं है, ईरान नहीं है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, समझ गया ना, सऊदी अरब है, समझ गया ना, और ओमान है। इतने ही तो राष्ट्र हैं, समझ गया ना। इधर कौन है बताओ, ये थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, समझ गया ना, और इधर जापान है और दक्षिण कोरिया है। इधर कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया। इनका मतलब क्या है, इनका उच्च है, यानी कि 8.8 से क्या है, ठीक है। दूसरा कौन है, जो आपको ये आपके कौन से स्काई ब्लू में नजर आ रहे हैं, समझ गया ना, इंडिया है, ये श्रीलंका है, इधर नेपाल है, भूटान है, समझ गया ना, म्यांमार है, और आपका बांग्लादेश है। ये सब किस में आ रहे हैं देखो। और नीचे कौन, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के कौन से देश आ रहे हैं इसमें, ये मतलब जो आपका दक्षिण अफ्रीका गणराज्य है, समझ गया ना, नामीबिया है, ये देश आ रहे हैं। सहारा के ऊपर जो भूमध्य सागर से लगते हुए देश हैं, ट्यूनेशिया वगैरह, इनकी स्थिति तो ठीक है, समझ गया ना। ये मध्य किसमें है, मध्य में भी, जो आपके निचले मध्य के दो भाग हैं, ठीक है। तो इनकी स्थिति तो फिर भी क्या है, ठीक है। लेकिन जो सहारा है, मध्य सहारा, इसमें जितने भी देश हैं ये निर्धन है। निर्धन आपको यहां भी दिख रहे हैं, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अफ्रीका है पूरा। अफ्रीका का कौन सा वाला एरिया, सहारा वाला, ठीक है। इसकी हालत खराब है। और कहां है ऐसे देश, और कहीं है ही नहीं। ये वाला आपको दिख रहा है, नहीं, अफ्रीका और एशिया में ही दिख रहे हैं ना ऐसे देश जिनकी बहुत निम्न आय है, समझ गया ना। जिनमें से आपके क्या, इनमें से ये वाले जो देश दिख रहे हैं, इनका थोड़ा, इनकी थोड़ा आय इंडिया से उच्च है, मतलब मध्यम में तो है लेकिन मध्यम उच्च में, मध्यम उच्च में है। जैसे कौन है, ये चीन है, ये मंगोलिया है, समझ गया ना। इधर आपके तुर्कमेनिस्तान है, समझ गया ना। और आपके इधर ट्यूनेशिया है, लीबिया है, अफ्रीकी देश। यहाँ दक्षिण अफ्रीका है, इधर आपकी ब्राजील है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ठीक है। आपका पेरू है। ये देश कहाँ आ रहे हैं सब, यहाँ मैक्सिको है। ये इंडिया से थोड़ा उच्च आय में है मध्यम में ही, समझ गया ना। निर्धन केवल ये वाले क्षेत्र हैं, ये निर्धन को मैं बहुत ही निम्न उसमें है। ये ऐसे देश यही दिख रहे हैं ना, और कोई नहीं है, ठीक है। जो काले इसके रेखा के अंदर है, ये 0.5 से क्या है नीचे, 0.5 से 0.8 के बीच जो है उनकी दो श्रेणियां बनाई गई। उच्च में ये वाला है जो आपका क्या है, ग्रे कलर है,
और ये जो स्काई ब्लू वाला है ये किसका है, मध्यम में निम्न है। भारत मध्यम में निम्न में ही आता है। 7 पार कर जाएगा तो भारत भी किस में आ जाएगा, हाँ 0.7 पार कर जाएगा तो भारत भी किस में आ जाएगा, उच्च। कौन से वाले उच्च में, मध्यम के उच्च में आएगा, सर्वोच्च वाला नहीं, वो तो 0.8 से ऊपर होंगे, फिर तो ये वाला कलर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सोच लो कि इस कलर में जाने के लिए तैयार ये देश है और इनका आर्थिक विकास ऐसे ही चलता रहा तो ये भी इस कलर में पहुंच जाएंगे। आर्थिक विकास और जो तीनों मापक हैं, समझ गया ना, वो अगर ठीक रहे तो ये देश बहुत जल्दी उस क्रम में चले जाएंगे। ये देश अगर ठीक करेंगे तो इस कलर में जाएंगे, अगर इंडिया ठीक करेगा तो किस कलर में जाएगा, चाइना वाले कलर में चला जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान ठीक करेगा तो भारत वाले कलर में आएगा। यानी कि यहाँ 4 श्रेणियां बना दी है, समझ गया ना, उच्च वर्ग की 1, निम्न वर्ग की 1, मध्य वर्ग की 2। समझ गया ना, मध्य वर्ग में जैसे चीन है, ब्राजील है, मेक्सिको है, समझ गया ना, साउथ अफ्रीका है, इनका एक वर्ग बना दिया है। भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इनका एक वर्ग बना दिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरे विश्व में हमारे जितने भी देश हैं, 191 देश, जिनमें क्या मानव विकास सूचकांक की रैंक बनाई जाती है, उनमें ये स्थान है। बहुत सालों तक आपके नॉर्वे की स्थिति क्या थी, बहुत शानदार सी, टॉप पर यही रह रहा था। अब कौन आ गया है पता आपको, हाँ अब आ गया है स्विट्जरलैंड। कौन आ गया, स्विट्जरलैंड। इस साल कौन है, स्विट्जरलैंड है टॉप रैंकिंग पर। ठीक है, और नीचे कौन होते हैं, या तो अफगानिस्तान होता है या फिर कौन होते हैं, ये देश होते हैं, कौन से, सोमालिया वाले, सीज बोलते हैं जिनको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सीज, समझ गया ना, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, समझ गया ना, इन देशों की हालत बहुत खराब है। ठीक है, यही आते हैं अंत में। या फिर कौन आता है इधर, अफगानिस्तान, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा संकट चल रहे हैं, आपको पता है, समझ गया ना, वैसे भी उनके पास आय के संसाधन है नहीं। ठीक है, ये तो आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि बाबर ने तुजू के बाबरी में ही लिखा था कि साधन संपन्न देश नहीं है अफगानिस्तान, नहीं तो मैं भारत जैसी उष्ण जलवायु में आना कभी पसंद नहीं करता। इसीलिए उसकी आखिरी इच्छा क्या थी कि उसे अपने देश ही ले जाया जाए। हालांकि दफना तो उसे जहां ताजमहल है वहां गया, समझ गया ना, 4 बाग में। ठीक है, लेकिन बाद में क्या, जब अकबर की ने स्थिति ठीक ठाक कर दी तो फिर बाबर की कब्र कहाँ ले जाई गई, काबुल ले जाई गई, उसके देश, क्योंकि फरगना से ही आया था वो। उसकी रियासत कहाँ से शुरू हुई थी, फरगना। और भारत पर आक्रमण करने की एकमात्र वजह थी संसाधन, क्योंकि अफगानिस्तान में संसाधन पहले से ही नहीं थे, समझ गया ना, विषम परिस्थितियां हैं वहां की। ठीक है, और ऊपर से क्या, आतंकवाद, कट्टरवाद, इन्होंने वहां की स्थितियों को और भी खराब कर दिया है। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट समझ गए आप। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट इस तरीके से तैयार की जाती है और ये आपके आधार होते हैं इसको बनाने के, और इस तरीके से 191 देशों की रैंक तैयार की जाती है। ठीक।